हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल किंगडम का फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। सो आइए लेट्स सी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां प्लेटीहेलमिन्थेस। अब ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस है इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा चपटे कृमि। क्या बोलते हैं इसे? चपटे कृमि। अब चपटे कृमि बोलने का क्या कारण है? क्योंकि इनका जो बॉडी है वो पृष्ठीय और अधरीय सतह से चिपका हुआ रहता है। इनका जो शरीर है वो डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट से चिपका हुआ रहता है। इसी कारण से इनका नाम क्या दिया गया है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। देखो बेटा, बहुत सारे फाइलम के जो नाम है ना, उनके पीछे का कारण है। तो नीट के एग्जाम के लिए आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि फाइलम का जो नाम है वो किस कारण से रखा गया है। हमारी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। तो इनका जो शरीर है वो डॉर्सल और वेंट्रल भाग से चिपका हुआ या चपटा रहता है, इसी कारण से हम इन्हें बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। आगे लिखा है दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। अब यहां पर आइए देखते हैं, यहां पर बुक में वर्ड लिखा है एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट का मतलब अंतःकृमि या अंतः परजीवी। तो जो पैरासाइट है, परजीवी है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो शरीर के बाहर पाए जाएंगे और जो शरीर के अंदर पाए जाएंगे। तो ये जो फ्लैटवर्म्स हैं ये ज्यादातर कौन सी कैटेगरी के होंगे? एंडोपैरासाइट्स। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल्स रहेगा इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये जो फ्लैटवर्म्स हैं ये एनिमल को भी इफेक्ट करता है और एनिमल्स के द्वारा ये इंसानों में भी प्रवेश करता है, इंसानों को भी ये इफेक्ट करता है। अलग अलग बीमारियां होती है, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आपको कि एनिमल से ही ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं। ऑलराइट, फ्लैटवर्म्स आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि एनिमल किंगडम का पहला ग्रुप, ध्यान रखिएगा, एनिमल किंगडम का पहला ग्रुप जो बाइलैटरल सिमेट्री है। तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं इसे, देखो यहां लिख रहा हूं मैं फर्स्ट बाइलैटरल सिमेट्री। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाइलैटरल सिमेट्री मतलब बेटा द्विपार्श्व सममिति। तो फर्स्ट एनिमल किंगडम का ग्रुप जो बाइलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लेटीहेलमिन्थेस और प्लेटीहेलमिन्थेस में दिए गए एग्जाम्पल्स, ये याद रखिएगा। बाइलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या इंपॉर्टेंट हो गया? कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब पहला जो ट्रिप्लोब्लास्टिक समूह है वो पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक समूह कौन सा है बेटा? प्लेटीहेलमिन्थेस। एंड एसिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर फिर इंपॉर्टेंट हो गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमको इसमें फिर से स्टार मार्क करना है। क्या स्टार मार्क करना है? फर्स्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मैंने यहां पर 3 फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन की है, ये आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखना है। आगे देखेंगे हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। अब इस पॉइंट में क्या याद रखना है? क्या सभी प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑल प्लेटीहेलमिन्थेस आर पैरासाइट्स या एंडोपैरासाइट्स? नो, सभी प्लेटीहेलमिन्थेस पैरासाइट्स नहीं होंगे। हुक्स और सकर्स सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म्स में रहेगा। तो इस पॉइंट से हमें याद रखना है ऑल प्लेटीहेलमिन्थेस हैज हुक्स एंड सकर्स। ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है तो ये रॉन्ग होगा। सभी प्लेटीहेलमिन्थेस में हुक्स एंड सकर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? पैरासिटिक फॉर्म्स में। तो हम यहां पर फिर से मेंशन कर लेते हैं, देखिए हुक्स
एंड सकर्स। सिर्फ कौन से फॉर्म में रहेगा? पैरासिटिक फॉर्म में। बेटा ये तो जाहिर सी बात है ना, जो पैरासाइट होंगे, पैरासाइट क्या होते हैं? ये पोषक या होस्ट पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो जो पैरासिटिक फॉर्म्स होंगे उनके शरीर में हुक्स, ऐसे इस तरीके के हुक्स प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे शेप के हुक्स प्रेजेंट रहेंगे। और सकर्स मतलब क्या होगा? चूषक। सकर्स मतलब क्या होंगे? चूषक। तो जो होस्ट रहेगा, जो पोषक रहेगा, उसके शरीर से जो भी द्रव है, जो भी फ्लूइड्स है, उसको सक करने के लिए इन लोगों के बॉडी में अडेप्टेशंस दिए गए हैं। अब ये जो हुक्स एंड सकर्स है ना बेटा, ये क्या दिया गया है? ये अडेप्टेशन दिया गया है। किनको दिया गया है? जो पैरासाइट्स हैं, जो परजीवी हैं। सभी प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखेंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनके बॉडी में छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, और बॉडी के सतह से, बॉडी के सरफेस से जो न्यूट्रिशन है वो इनके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में भी मिक्स हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड होगा सम। एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सम की जगह ऑल दे सकता है, तो वो गलत होगा, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली टू देयर बॉडी सरफेस। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। कौन से सेल्स? फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब आपने ये पॉइंट याद रखना है। देखिए इधर आइए, हम लोग अभी पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम में एनिमल किंगडम की हम बात करें, इसमें हम ह्यूमंस को भी ले सकते हैं। तो जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो किसी भी जंतु में जो उत्सर्जन तंत्र है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करता है ऑस्मोरेगुलेशन। क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन। अब ये जो ऑस्मोरेगुलेशन है, परासरण नियमन। ऑस्मोरेगुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे शरीर में जो द्रव हैं, हमारे शरीर में जो फ्लूइड्स हैं, उन फ्लूइड्स में जल और लवण, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट्स और वाटर, इनका जो बैलेंस है, इनका जो कंपोजिशन है, उसको मेंटेन करने के प्रोसेस को, उसको मेंटेन करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। मतलब वो हमारे बॉडी का जो द्रव है, जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसमें जल, लवण या इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है या कंपोजिशन है, उसे बैलेंस करके रखता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। और इस ऑस्मोरेगुलेशन के कारण कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सक्रीशन। तो अगर आपसे पूछा गया कि जो उत्सर्जन तंत्र है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका प्राइमरी फंक्शन या प्राथमिक कार्य क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन। और मेरी ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस के कारण ही कौन सा क्या होता है? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। बोलने का मतलब हमारा जो ब्लड है या हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, उनमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर दिया गया। मेंटेन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो, और जो भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे शरीर से बाहर जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रीशन। अब ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए हमको बोल रहा है कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में ये काम किसका होता है? फ्लेम सेल्स का। अब फ्लेम सेल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। क्या बोल सकते हैं फ्लेम सेल्स को हिंदी में? ज्वाला कोशिकाएं। अब बेटा इसको फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं, ज्वाला कोशिकाएं क्यों बोलते हैं? आग निकलती है अंदर से? नहीं, आग नहीं निकलती। आइए देखते हैं। तो इसे हम फ्लेम सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सेल्स है, इन सेल्स में
इस तरीके से क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? सीलिया। क्या प्रेजेंट रहता है? सीलिया। और ये जो सीलिया है ना, ये सीलिया लगातार बीट करता रहता है। क्या करता रहता है? बीट करता रहता है, या वाइब्रेट करता रहता है, या कंपन करते रहता है। तो इसके वाइब्रेट करने से, इसके बीट करने से जो सीलिया है, ये इस तरीके से हिलते रहते हैं पूरे बॉडी में हिलते रहेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस करते रहेंगे। तो जिसके कारण जब इसे देखा जाता है तो ये हमको आग की लौ, या जो जैसे आग जलती है ना, ऐसे हिलती है ना, तो उस तरीके से हमको शो होता है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? फ्लेम सेल्स पड़ गया। तो ये याद रखिएगा कि जो फ्लेम सेल्स हैं प्लेटीहेलमिन्थेस में, उनका काम है ऑस्मोरेगुलेशन करना, और ऑस्मोरेगुलेशन के कारण क्लास कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सक्रीशन। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब देखिए फिर से बोल दिया, क्या बोल दिया? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब नॉट सेपरेट, ये जो वर्ड है ना नॉट, ये जो नॉट वर्ड है, यही पूरा खेल करता है एमसीक्यू में। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को अपने बोलता हूं, जो ऑनलाइन पोर्टल में देख रहे हैं बेटा, आप लोगों के लिए भी टिप है। आप जब भी नीट में बायोलॉजी में एमसीक्यूज बनाएंगे तो अपने हाथ में पेन पेंसिल रखेंगे और हर वर्ड को पेन रख के, पेंसिल रख के एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, ताकि ऐसे जो छोटे वर्ड है जिनसे पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है, ऐसी सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो। आप लोग जो भी लोग प्रीवियसली पेपर दे चुके हैं, आप लोग इतने सारे एमसीक्यूज बना चुके हैं साल भर, आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। कमेंट में सहमति आपको दिखाना है, लाइक शो करना है कि ये जो नॉट वर्ड है, ये नॉट वर्ड हमको ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब नॉट सेपरेट मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे इसे? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का महंगा नाम क्या है? हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? मोनेशियस। क्या बोल सकते हैं? मोनेशियस। तो ये मेरा पॉइंट याद रखना है आपको। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, निषेचन की प्रक्रिया इसमें अंदर होगी। देखो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पॉइंट पढ़ा, उसमें जो पॉरीफेरा था वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, फिर हमने निडारिया पढ़ा, फिर हमने टीनोफोरा पढ़ा, तो उसमें एक्सटर्नल इंटरनल था, एक्सटर्नल इंटरनल था। अब फिर से हमको कौन सा फर्टिलाइजेशन बोल दिया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। और डेवलपमेंट क्या बोल रहा है? थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। अब क्लास बताओ, अगर कहीं लिखा है कि विकास या डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे लार्वल स्टेजेस से होता है, तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए हिंदी वर्ड है अप्रत्यक्ष। क्या वर्ड है बेटा? अप्रत्यक्ष। ठीक। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो इसमें क्या बोल रहा है? एक एग्जाम्पल के बारे में बोल रहा है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन भी पाया जाता है। हिंदी में पुनरुद्भवन बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ? चलो, जैसे मान लो कि ये जो है इस तरीके से दिखता है प्लेनेरिया। इस तरीके से क्या दिखता है बेटा? प्लेनेरिया। ये इसका हेड वाला पोर्शन है, बाकी शरीर। अब अगर हम प्लेनेरिया को ऐसे सेक्शंस में कट कर लेते हैं, अगर हम प्लेनेरिया को ऐसे सेक्शंस में कट कर लेते हैं, तो उसका जो ये इंडिविजुअल पार्ट होगा, इस इंडिविजुअल पार्ट से एक क्या बन सकता है? नया प्लेनेरिया बन सकता है।
5-6 दिनों का टाइम लगता है। 5-6 दिनों के अंदर प्लेनेरिया को अगर कट कर दिया जाए तो उसके पार्ट से एक नया प्लेनेरिया फिर से डेवलप हो जाएगा। तो क्या सभी प्लेटीहेलमिन्थेस में रीजनरेशन होता है? नहीं। एक एग्जाम्पल दिया है हमारी बुक में, उसका नाम है प्लेनेरिया। सिर्फ उसी में कौन सा प्रोसेस बोल रहा है? रीजनरेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब यहां पर जितना भी बुक में पॉइंट दिया था वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इनमें ऑर्गन लेवल का सिस्टम दिया है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बोला है। क्या बोला है बेटा? ऑर्गन लेवल बोला है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी मैंने आपको क्लियर कर दिया, फ्लैटवर्म्स। एंडोपैरासाइट्स हैं, ह्यूमन बींग्स में भी हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है। तो ये कॉम्बिनेशन हमको याद रखना है। ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों को याद रखना है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल और एसिलोमेट। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपको ऐसा दे देगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल दे देगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक दे देगा, अगुहीय एसिलोमेट दे देगा, 4 एग्जांपल्स दे देगा या फाइलम का नाम दे देगा, फिर आपको उसमें से सही चुनना है। तो एनिमल किंगडम में ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सिमेट्री का, जर्म लेयर्स का, सीलम का, ये तो आप लोगों को मैंडेटरी है। सभी लोगों को लिख कर रख लेना है कि किस कॉम्बिनेशन में वो पूछ रहा है। और कॉम्बिनेशन हमको रटना है क्या? नहीं रटना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जैसे जैसे इन फाइलम्स में आगे बढ़ेंगे, हमने जो भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें जो एडवांस वाला था वो धीरे धीरे डेवलप होगा। अब देखो, आपसे पूछा गया कि फ्लैट वर्म्स टीनोफोरा से कौन कौन से पॉइंट्स में एडवांस है, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें बायलैटरल सिमेट्री था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे फर्स्ट, और इसमें फर्स्ट ऐसा ग्रुप है जिसमें कौन सा सिस्टम दिया हुआ है? ऑर्गन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है एनिमल किंगडम में कि प्रीवियस फाइलम के मुकाबले जो नेक्स्ट फाइलम है वो कौन कौन से पॉइंट्स में एडवांसमेंट है। तो ऐसे पॉइंट्स आपको नोट्स बना के लिखने हैं। हमारी बुक में इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक दिया गया है टीनिया और दूसरा दिया गया है फैसियोला। अब टीनिया, हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां दिया हुआ है टीनिया, सरनेम लिख रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिएगा, टीनिया सोलियम। ये जो टीनिया सोलियम है इसे बोलते हैं पोर्क टेपवर्म। क्या बोलते हैं इसे? पोर्क टेपवर्म। अब इसे पोर्क टेपवर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो पिग्स रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं पोर्क, उसमें ये जो वर्म्स हैं अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो उसमें ये वर्म्स हमको मिलेंगे। इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ गया? पोर्क टेपवर्म। वैसे ही और भी वर्म्स हैं, जैसे यहां पर पोर्क टेपवर्म है तो किसी का बीफ टेपवर्म होगा। दूसरा एग्जांपल है यहां पर फैसियोला। फैसियोला का सरनेम लिख दे रहे हैं, फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका का कॉमन नेम है लीवर फ्लूक। फैसियोला हिपैटिका का क्या नाम है? लीवर फ्लूक। और एक एग्जांपल हमारी बुक में दिया है प्लेनेरिया। तो ये जो प्लेनेरिया है इसका कॉमन नेम है डुगेसिया। क्या नाम है इसका? डुगेसिया। और ये जो प्लेनेरियल वर्म्स होते हैं ये फ्रेश वाटर वर्म्स होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो हमारी बुक में 3 एग्जाम्पल दिया है, अपन को 3 एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। है तो बहुत सारे वर्म्स बेटा, बहुत सारे मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन इतना सारा चीज हमको ध्यान नहीं देना है। जो बुक में दिया है एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल, वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सरनेम लिख दिया है टीनिया सोलियम, पोर्क टेपवर्म, फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया या डुगेसिया। अब इसमें आप लोगों को एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जितने भी वर्म्स हैं ना, प्लेटीहेलमिन्थेस के जो वर्म्स हैं, इन लोगों का जो जीवन चक्र होता है, इन लोगों का जो लाइफ साइकिल होता है, वो टोटल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। किसमें कंप्लीट होता है? टोटल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। तो 2 होस्ट में कंप्लीट होने के कारण टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका, इन लोगों का लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट होता है? बोला मैंने 2 होस्ट में। तो 2 होस्ट में कंप्लीट होने के कारण इनको बोला जाता है डाइजेनेटिक वर्म। क्या बोला जाता है इनको? डाइजेनेटिक वर्म। अब हमारे कोर्स में नीट में इनका लाइफ साइकिल हमको डिस्कस नहीं करना है, इनका प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होता है। तो जब पूरे जो डिटेल्ड वाले लेक्चर्स रहते हैं एनिमल किंगडम के,
उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं, आपको उसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी का हर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ आप याद रखिएगा कि ये जो वर्म्स है इनका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, उसमें ह्यूमंस रहते हैं। अब जैसे मान लो ये टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम में एक होस्ट रहेगा पोर्क और पिग रहेगा, और दूसरा होस्ट क्या रहेगा, ह्यूमंस। ये जो फैसियोला हिपैटिका है इसका एक होस्ट रहेगा ह्यूमंस और एक होस्ट रहेंगे शीप रहेगा और स्नेल रहेगा। सही है, ठीक। चलिए, तो यहां पर अपन ने कंप्लीट कर लिया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको बोल रहा है फाइलम एस्केलमिन्थेस। तो फाइलम एस्केलमिन्थेस को हम बोलते हैं नीमैटोड्स। क्या बोलते हैं इनको, नीमैटोड्स। नीमैटोहेलमिन्थेस भी इनको बोलते हैं कभी कभी। अब देखिए यहां लिखा है द बॉडी ऑफ एस्केलमिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्या बोल रहा है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन मतलब इस तरीके से हम देखें और हम इनको यहां से अगर कट करें, ट्रांसवर्सली कट करें, तो कट करने के बाद जो अंदर के मसल्स का ग्रुप है वो इस तरीके से हमको सर्कुलर शो करता है। इसी कारण से इनको और क्या बोला जाता है, राउंड वर्म्स। क्या बोला जाता है, राउंड वर्म्स। ठीक, हेंस द नेम राउंड वर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब जरूरी नहीं है कि ये किसी एक जगह पर रहें, ये स्वतंत्र या सेपरेटली अपना लाइफ कंप्लीट कर सकते हैं। एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी है, पैरासिटिक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में सिर्फ एनिमल्स था, लेकिन एस्केलमिन्थेस में प्लांट्स भी आ गया और एनिमल्स भी आ गया। ये एक डिफरेंस आ गया एस्केलमिन्थेस और प्लेटीहेलमिन्थेस में। देखो, मैं अपने लेक्चर्स में जो माइनर डिटेल्स होती हैं, जो मैक्सिमम बच्चे लोग छोड़ देते हैं, जिनको वो समझ नहीं आता है, मैं आपको वो सारे माइनर डिटेल्स लेक्चर में बताता हूं जिससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तो हर नीट एस्पिरेंट पढ़ता है। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनमें और बाकी लोग में डिफरेंस यही है कि वो माइनर डिटेल्स को ध्यान से पढ़ते हैं। माइनर डिटेल्स ही हमारे लाइफ में बड़ा इफेक्ट डालती हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम हमारी बुक के अनुसार किसको बोला गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, फाइलम एस्केलमिन्थेस। चलिए यहां मेंशन कर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम, चलिए हो गया। फिर आगे लिखा है दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। देखो अब यहां से बायलैटरल सिमेट्री चालू हो गया है, रेडियल सिमेट्री की कहानी अब खत्म हो गई है। अभी अपन प्लेटीहेलमिन्थेस में भी पढ़े थे बायलैटरल सिमेट्री, यहां पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, बायलैटरल सिमेट्री। जैसे जैसे हम फाइलम में आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो फीचर्स हैं वो सारे एडवांस वाले डेवलप हो रहे हैं। दे आर बायलैटरल सिमेट्री। अगेन देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहां पर दिया हुआ है स्यूडोसीलोमेट। तो पूरे एनिमल किंगडम में हमारी बुक के अनुसार एक लौता फाइलम जो आभासी गुही है या जो स्यूडोसीलम है वो कौन सा है बेटा, एस्केलमिन्थेस। तो इसे भी हम स्टार मार्क कर लेते हैं। सो स्यूडोसीलोम, ओनली स्यूडोसीलोमेट। पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ एक लौता ऐसा फाइलम जो स्यूडोसीलम है, वो कौन है बेटा, एस्केलमिन्थेस। अब यहां पर दिया है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब गट,
अब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होगा क्लास? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब इसमें सेपरेट माउथ होगा और इसमें सेपरेट क्या होगा? एनस। तो दो ओपनिंग रहेगी, सही है, एक मुख होगा और एक क्या होगा? गूदा। इसी कारण से यहां पर बोल रहा है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। आगे बोल रहा है फीचर क्या है? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। अब बेसिकली इनका पूरा नेचर पैरासिटिक एडेप्टेशन पे ही डिपेंड करता है। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो बॉडी के फ्लूइड्स को लगातार क्या करते रहते हैं बेटा? सक करते रहते हैं। तो सक्लिंग एक्शन को प्रॉपरली अच्छे से काम करने के लिए इनका जो पूरा फैरिंग्स वाला पोर्शन होता है वो काफी डेवलप्ड रहता है, उसमें मसल्स अच्छे से डेवलप होते हैं, जिसके कारण ये सक्लिंग वाला एक्शन या अपने आप को कहीं पर अटैच करने वाला एक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ आपको क्या याद रखना है? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, मतलब जो फैरिंग्स के एरिया के आसपास के मसल्स हैं वो इसमें प्रॉपरली डेवलप किए गए हैं, क्योंकि इनका एडेप्टेशन कैसा है बेटा? पैरासिटिक एडेप्टेशन है। अब बोल रहा है एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अब एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है आप इसको बोल सकते हो प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बोल सकते हो इसे? प्रोटोनेफ्रिडिया। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, हमारी बुक में जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है, एक्सक्रीटरी ट्यूब के बारे में जो बोला है और जो पोर बोला है उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो प्रोटोनेफ्रिडिया। सो बेसिकली ये सारे जो प्रोटोनेफ्रिडिया वगैरह है ना, ये हमारे शरीर में जो किडनीज है ये इन किडनीज के पूर्वज हैं, इन किडनीज के स्टार्टिंग पोर्शन है, एंसेस्टर्स हैं। यहीं से डेवलपमेंट होते होते, इवोल्यूशन होते होते आज हमारे बॉडी में जो सबसे डेवलप्ड पार्ट है वो क्या दिया गया है बेटा? किडनी दिया गया है। तो याद रखेंगे एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो शरीर की गुहा से, बॉडी की कैविटी से सारे वेस्ट को इकट्ठा करके बॉडी के बाहर कर देती है। मैंने आपको नाम दे दिया उसमें एक्सक्रीटरी पोर। अब देखो यहां दिया हुआ है सेक्सेस आर सेपरेट। अब सेक्सेस यहां पर सेपरेट दिया हुआ है, प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या था? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहां पर क्या बोला गया है? सेक्सेस आर सेपरेट। तो सेपरेट का मतलब यहां पर क्या बोला गया है? डायोशियस बोला गया है। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट मतलब, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। बोलने का मतलब यह है कि आप देख कर बता सकते हो कि कौन सा एस्केलमेंथिस मेल होगा, कौन सा एस्केलमेंथिस फीमेल होगा। तो यह भी हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? जब हम इस तरीके का फीचर किसी एनिमल के ग्रुप में पढ़ते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है इसे? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि सेक्सेस के बेसिस पर आप बता सकते हो कि कौन सा मेल होगा और कौन सी फीमेल होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप। फिर यहां दिया गया है कि ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। आप बुक में देख सकते हैं, बुक में जो डायग्राम बना हुआ है, चलिए मैं ही बता दे रहा हूं आपको। आप हमारी बुक में देखेंगे हमारी बुक में इस तरीके के दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये मेल है और ये क्या है बेटा? फीमेल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेल का जो एंटीरियर पार्ट है वो शार्पली कर्व्ड है। यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं शार्प कर्व्ड। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछती है, ध्यान रखिएगा। ये जो शार्प कर्व है ना, ये एग्जाम में पूछता है। जबकि आप फीमेल में देख सकते हैं कि फीमेल की जो लंबाई है वो मेल के मुकाबले क्या दी गई है? अधिक दी गई है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यहां पर भी अभी फर्टिलाइजेशन क्या बोल रहा है? इंटरनल है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट
मे बी डायरेक्ट, द यंग वन रिसेंबल्स द अडल्ट, और क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट। अब ये हमको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहां पर हमको बोल रहा है कि इसमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। चलिए यहां मेंशन कर देते हैं, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हमको नीट के लिए ये ध्यान नहीं रखना है कि किसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, किसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन आपने ये पॉइंट याद रखना है कि विच ऑफ द फाइलम हैज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो उसका आपको जवाब क्या देना है, एस्केलमेंथिस या एस्केलमेंथिस में दिए हुए एग्जाम्पल्स। देखो बेटा, यही चीजों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नीट में सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता है जो बहुत ज्यादा कंटेंट या बहुत ज्यादा डेटा पढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ने का अगर आपको सही तरीका है, जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें भी हम बहुत सारा कंटेंट जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम वो निकाल सकते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बुक ही फॉलो कीजिए। बुक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आपको यहाँ लेक्चर्स में बता दिया जा रहा है। उससे ज्यादा हमको और ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं जाना है। ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए, वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, यंग वन मिलेगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें हमको कौन से स्टेजेस मिलेंगे बेटा, लार्वल स्टेजेस मिलेंगे। तो ये एक चीज पॉइंट याद रखना है। आगे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में बोल रहा है एस्कैरिस राउंड वर्म, दूसरा बोल रहा है वुचरेरिया फिलेरियल वर्म, और तीसरा बोल रहा है एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म। तो इसे अपन पूरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है एस्कैरिस, सरनेम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स को बोल रहे हैं क्या, राउंड वर्म। राउंड वर्म मतलब बेटा गोल क्रीमी। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हमको बोल रहा है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटीनेल, इसे हम क्या बोल रहे हैं, हुकवर्म। तीसरा वुचरेरिया, वुचरेरिया का सरनेम है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसे क्या बोलते हैं बेटा, फिलेरियल वर्म। अब ये जो फिलेरियल वर्म है, इस फिलेरियल वर्म से कौन सी कंडीशन डेवलप होता है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाथी पांव। एलिफेंटियासिस को हम क्या बोलते हैं, हाथी पांव। हाथी पांव आपने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखा होगा। पैर वाला जो पोर्शन है मेनली ये लिम्फेटिक डक्ट्स को इफेक्ट करता है, ये वर्म बॉडी के, और बॉडी का जो निचला वाला पार्ट है वो ऐसा सूज जाता है। पैर जो है वो हाथी के जैसा दिखना चालू हो जाता है, बाहर से पूरा सूखा सूखा ड्राई स्किन हो जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे घाव हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है, अगर इसको स्टार्टिंग में ही डायग्नोस कर लिया गया तो हम इसका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद इसका प्योर ट्रीटमेंट एलोपैथिक मेडिसिन में पॉसिबल नहीं। ठीक, तो यहां पर हो गया एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, राउंड वर्म्स, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटीनेल हुकवर्म, और तीसरा मैंने आपको बता दिया वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये है फिलेरियल वर्म, और इससे क्या होता है, एलिफेंटियासिस। अब जैसे ये जो एस्कैरिस है, यहां पर जो एस्कैरिस है, इस एस्कैरिस से कौन सी बीमारी होती है, एस्केरियासिस। क्या होती है इसे, एस्केरियासिस। अब यही जो एस्केरियासिस है, यही जो एस्केरियासिस है, ये छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। छोटे बच्चों में ये पैर के जो टोज है, जब इनके सॉफ्ट रहते हैं तो बॉडी को ये पेनिट्रेट कर लेते हैं शरीर में जाने के बाद अपना ये रिप्रोडक्शन करके अपनी धीरे धीरे तादाद बढ़ाते हैं। तादाद बढ़ाने के बाद बॉडी का जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ये ब्लॉक कर देते हैं कंप्लीटली, इंटेस्टाइन को पूरा हैम्पर कर देते हैं, और अगर इसका सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो उस ह्यूमन या उस पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए
यहां पर हो गया, सारे बुक के जो पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। इन केस आपको किसी पॉइंट में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनेलिडा। अब एनेलिडा में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है? दे मे बी एक्वेटिक, बुक में मेंशन कर दिया है एक्वेटिक है, मराइन भी होगा और क्या होगा, फ्रेश वाटर। तो बुक में जहां जहां एक्वेटिक है उसका मतलब है कि वो मराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। ये टेरेस्ट्रियल भी है, जमीन पे भी रहते हैं, फ्री लिविंग है एंड समटाइम्स पैरासिटिक। फ्री लिविंग भी है लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में पैरासिटिक अडेप्टेशन भी शो करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गन सिस्टम चालू हो गया है ना। फिर देखो एडवांस वाला कौन सा दिया है, बायलैटरल सिमेट्री। फिर एडवांस वाला क्या दिया हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें हमको कौन सी चीज याद रखनी है, जो फर्स्ट है, क्या बोल रहा है इसमें, इनमें फर्स्ट मेटामेरिक ऑब्लिक ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिज्म या खंडी भवन। तो फर्स्ट मेटामेरिकली सेगमेंटेड ग्रुप कौन सा हो गया बेटा, फाइलम एनेलिडा। ठीक है, फिर आगे देखिए, मेटामेरिकली सेगमेंटेड और सीलोमेट एनिमल्स। अब अगर हम बोलें कि हमको पहला ऐसा ग्रुप बताओ जो सीलोमेट एनिमल्स है, इससे प्रीवियसली आप देखो हमने यहां पर पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम था, यहां पर बायलैटरल सिमेट्री था, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ये क्या था, स्यूडोसिलोमेट। तो स्टार्टिंग के अपन ने जो 3 फाइलम पढ़े उसमें एब्सेंट या एसीलोम था, फिर हमने पढ़ा स्यूडोसीलम। अब हमको क्या कौन से ग्रुप्स मिल रहे हैं बेटा, सीलोमेट ग्रुप्स मिल रहे हैं। तो इससे भी अपन स्टार मार्क कर देते हैं कि एनिमल किंगडम में जो फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट सीलोमेट, प्रगुहीय, फर्स्ट सीलोमेट ग्रुप कौन सा हो गया, एनेलिडा हो गया। आगे बोल रहा है देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स। अब मेटामेरिकली सेगमेंटेड इसलिए हैं क्योंकि इनके बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी दिया गया है और क्या दिया गया है, इंटरनल सेगमेंटेशन। तो अब एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, चलो यहां देखते हैं। ये इनका शरीर, सही है। तो ये तो आपको सिर्फ एक सिंगल व्यू दिख रहा है, 2D में दिख रहा है। अब ये जो आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं ये है एक्सटर्नल सेगमेंट्स। तो ये जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन रिंग या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और रिंग या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को इनको बोलते हैं अपन एन्यूलाई। क्या बोलते हैं इसे हम, एन्यूलाई। जबकि इनके बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होंगे, जो इनके शरीर का इंटरनल पार्ट होगा, ये पिंक कलर से जो मेंशन है बेटा वो इंटरनल सेगमेंटेशन है। तो इनके जो इंटरनल सेगमेंटेशन होंगे वो इंटरनल सेगमेंटेशन या इंटरनल सेगमेंट्स, ये किसके हेल्प से होगा बेटा, सेप्टा। किसके हेल्प से होगा, सेप्टा। तो इनके अंदर का जो सीलोम वाला पार्ट है उसको प्रॉपरली अंदर से डिवाइड करके कौन रखता है, सेप्टा। जबकि जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है वो किससे मिलता है, रिंग या सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूलाई। और ये एन्यूलाई और सेप्टा, इसी कारण से इनमें कैसा सेगमेंटेशन बोल रहा है बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कैसा सेगमेंटेशन इनमें बोला, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्लियर, ठीक। फिर आगे देखिए, हेंस द फाइलम नेम इज एनेलिडा।
जैसे मैंने आपको बताया कि इनका नाम एनेलिडा क्यों पड़ा है, क्योंकि इनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है और इनमें इंटरनल सेगमेंटेशन भी है। दे पोजेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। अब इनमें ऑर्गन सिस्टम है, तो लोकोमोशन के लिए इनके बॉडी में स्पेसिफिकली स्मूथ मसल्स का ग्रुप है। उस स्मूथ मसल्स के दो टाइप हैं यहाँ पर, बाहर का लॉन्जिट्यूडनल रहेगा और इंटरनल का सर्कुलर रहेगा। और ये जो दोनों मसल्स हैं, इन मसल्स के संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही इनमें कौन सा प्रोसेस होता है, लोकोमोशन। तो इसे भी अपन स्टार मार्क कर दे रहे हैं। लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। तो इनमें ये जो लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, इनमें इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। तो संकुचन, शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन से इनमें लोकोमोशन का प्रोसीजर होगा। तो याद रखिएगा कि पहला ऐसा ग्रुप जिनमें मसल्स असिस्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली डेवलप्ड हैं लोकोमोशन के लिए, वो भी क्या होगा बेटा, एनेलिडा होगा। चलिए आगे, एक्वेटिक एनेलिड्स लाइक नेरिस पोजेस लैटरल अपेंडेजेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। तो पैरापोडिया किसे बोल रहा है, हमारी बुक में भी बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखिए। हमारी बुक में इस तरीके से नेरिस का स्ट्रक्चर है। अब आप देखेंगे कि नेरिस में साइड में ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को बोल रहा है पैरापोडिया। इधर देखो बेटा, रटने का जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में ना पोडिया वर्ड का मतलब क्या होता है, फीट, पैर। बायोलॉजी में पोडिया वर्ड का मतलब क्या होता है, फीट। तो कहीं भी अगर भूल जाओ तो ये याद रखना कि पोडिया वर्ड अगर आता है तो वो पैर से रिलेटेड होगा या लोकोमोशन से रिलेटेड कोई वर्ड होगा। तो मान लो हम कभी किसी एमसीक्यू में फंस गए, तो हमको अगर वर्ड्स का मीनिंग पता है तो हमसे क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे, हम फंसेंगे नहीं कहीं पर। तो ये हो गया पैरापोडिया, और पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। सही है, ठीक। चलिए फिर आगे क्या बोल रहा है, पैरापोडिया को यहां मार्क कर लिए, यहां पर अपन स्टार मार्क कर लिए। पैरापोडिया, लेकिन पैरापोडिया में ये क्या याद रखेंगे कि पैरापोडिया जो वर्ड है वो एक्वेटिक फॉर्म में है, नेरिस, सही है, विच हेल्प्स इन स्विमिंग। अब बोल रहा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अब हम लोगों को यह पॉइंट याद रखना है कि वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या जो एडवांस वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमको किस में मिला, एनेलिडा में। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक पॉइंट हमको याद रखना है। फिर आगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अब अगर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें हमको क्या याद रखना है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, रक्त वाहिकाएं प्रेजेंट होंगी या क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स। तो जरूरी नहीं है बेटा कि आपको जो एमसीक्यू में ना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्ड दे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की जगह आपको क्या बोल सकता है, ब्लड वेसल्स भी बोल सकता है। तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहिएगा, डाउट मत कीजिएगा। आगे दिया हुआ है नेफ्रीडिया, सिंगुलर नेफ्रीडियम हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब देखो बुक में जहां पर भी एनिमल किंगडम में आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हर जगह आपको प्राइमरी वर्ड क्या दिया जाएगा, ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, एक्सक्रीशन। तो हमने अभी एस्केलमेंथिस में क्या वर्ड पढ़ा, प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़ा, उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, फ्लेम सेल्स पढ़ा, ठीक है। अब एनेलिडा में हमको प्रॉपरली बोल रहा है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है वो किससे होता है, नेफ्रीडिया। तो हम इसे मेंशन कर ले रहे हैं।
नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया में हम क्या लिखेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन लिखेंगे, और ऑस्मोरेगुलेशन के कारण क्या होगा? एक्सक्रीशन। क्या होगा? एक्सक्रीशन। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? न्यूरल सिस्टम। तो बेटा ऐसा नहीं है कि न्यूरल सिस्टम आपको, या न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम जो है आप उसको सबसे पहले मानो एनेलिडा में। बुक का मतलब ये नहीं है। बुक में बोल रहा है कि न्यूरल सिस्टम, सिस्टम मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स। अब अगर आप ऐसा देखोगे कि जो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम का जो बेस है, जो एक छोटा सा पार्ट होगा, वो तो ऐसे सबसे पहले डेवलप हुआ है कहां पर? फाइलम निडारिया में। जो हाइड्रा उसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा में, हाइड्रा का लाइफ साइकिल जब पहले पढ़ाते थे तो उसमें हाइड्रा के टाइप्स ऑफ लोकोमोशन पढ़ाया जाता था। उस समय बोला जाता था कि हाइड्रा के अलग अलग लोकोमोशन के टाइप्स हैं, हाइड्रा डेवलप्ड है। क्योंकि जो फाइलम निडारिया थे उनमें सबसे पहले न्यूरल सेल्स डेवलप हुए। क्या डेवलप हुए? न्यूरल सेल्स डेवलप हुए। लेकिन जो न्यूरल सिस्टम है, प्रॉपरली जो न्यूरल सिस्टम है, वो सबसे पहले कहां पर डेवलप हुआ है? फाइलम एनेलिडा में। अब न्यूरल सिस्टम का क्या मतलब है, चाहिए आपको समझाता हूं। न्यूरल सिस्टम का मतलब यह है, न्यूरल सिस्टम का मतलब यहां पर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये इनका बॉडी है, ये इनके बॉडी में इस तरीके से सेगमेंट्स दिए हुए हैं। अब इस सेगमेंट में हम देखें तो ऐसे सेल्स का ग्रुप रहता है। ये जो सेल्स का ग्रुप है इनको हम बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं इनको? गैंग्लिया। तो यहां पर है पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया। बुक में इसलिए क्या लिखा है? पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया। अब ये जो पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया है, इस पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड्स पूरे बॉडी के लेंथ से, पूरे बॉडी के लेंथ में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसलिए बुक में क्या लिखा है? 2 लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। क्या लिखा हुआ है बुक में? 2 लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। अब ये जो 2 लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं, इन लोग हर सेगमेंट में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लैटरल नर्व से। किससे कनेक्टेड रहते हैं? ये लैटरल नर्व से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर इस टाइप का जो नर्वस सिस्टम रहता है इनमें, इस टाइप का जो नर्वस सिस्टम है, इसके लिए कभी कभी क्या वर्ड यूज करता है? लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? लैडर। लैडर मतलब क्या होता है बेटा? सीढ़ी। तो ऐसा सीढ़ी जैसा है ना, ऐसा 2 लंबा है और बीच में आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो इसी कारण से इनमें बोल रहा है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बाकी लोगों के मुकाबले डेवलप्ड है, जिसमें पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया है और 2 लॉन्जिट्यूडनल नर्व्स हैं। इसी कारण से इनको हम क्या बोलते हैं? लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां मार्क करनी है कि न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord। अब ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? वेंट्रल। क्या इंपॉर्टेंट हो गया? वेंट्रल। तो इसे अपन स्टार मार्क कर रहे हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है कि जो लोअर एनिमल्स होंगे, उन लोअर एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम होगा वो उनके बॉडी के लैटरल साइड में होगा। लैटरल साइड का मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, जैसे मान लो कि ये जो स्टाइलस है, ये पेन है, ये पेन का ऊपर वाला पोर्शन हुआ डॉर्सल, नीचे क्या हुआ? वेंट्रल।
तो इनका जो नर्वस सिस्टम का सेटअप है ना, ये पूरा नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमको नर्व्स नहीं दिखेंगे, हमको ऐसा नीचे से इनके नर्व्स पूरे बॉडी के लेंथ पर मिलेंगे, इसलिए इनमें क्या बोल रहा है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो याद रखिएगा, अगर वेंट्रल नर्व पूछ रहा है मतलब ये लोअर एनिमल्स हैं अभी फिलहाल। जो हायर एनिमल्स हम आगे फाइलम में पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन वर्टिब्रेट्स में जाएंगे तो वर्टिब्रेट्स में आप पाएंगे कि जो वेंट्रल है उसकी जगह क्या बोलेंगे हम, डॉर्सल। तो ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस। अब इनमें बोथ यूनिसेक्सुअल फॉर्म भी प्रेजेंट है और बाइसेक्सुअल फॉर्म भी प्रेजेंट है। तो इसमें नेरिस जो है वो क्या बोल रहा है, डायोशियस, बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनेशियस। तो अर्थवर्म और लीच इसमें मोनेशियस बोल रहा है, बाइसेक्सुअल बोल रहा है, जबकि जो नेरिस है वो क्या बोल रहा है, डायोशियस। तो ये अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें आपको पॉइंट क्या मेंशन करना है, क्या पॉइंट मेंशन करेंगे हम यहां पर कि बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फॉर्म्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल आपने याद करना है, डायोशियस का एग्जाम्पल हमको बोल रहा है नेरिस, जबकि अर्थवर्म और लीचेस को हमको क्या बोल रहा है, मोनेशियस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है नेरिस, नेरिस को बोलते हैं सैंडवर्म। फिर यहां पर दिया है फेरेटीमा अर्थवर्म और हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां आपको विजिबल नहीं होगा। फर्स्ट इज नेरिस, नेरिस को बोलते हैं सैंडवर्म। दूसरा है फेरेटीमा, फेरेटीमा पोस्थ्यूमा। अर्थवर्म फार्मर्स फ्रेंड। तीसरा हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा ब्लड सकिंग लीच। लीच को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जोंक। क्या बोलते हैं, जोंक। सही है। तो अब ये जो हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा है ये ब्लड सक करता है ना। तो ब्लड सक करने के लिए ये पहले हमारे ब्लड को घोलता है। तो इसके अंदर से एक एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस निकलता है जिसे बोलते हैं हीरोडिन। क्या बोलते हैं, हीरोडिन। और उसी हीरोडिन के हेल्प से ये ब्लड को कोएगुलेट करके ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं। चलिए, तो बुक में जितना कंटेंट है मैं आपको बुक के सारे वर्ड, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको मैंडेटरी याद रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन प्लॉट होता है, मैंने आपको वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिलिडा के बाद अगला ग्रुप आएगा आर्थ्रोपोडा। क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा में क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है भाई, लार्जेस्ट फाइलम है। अब ये लार्जेस्ट फाइलम वर्ड जो बोल रहा है, इस लार्जेस्ट फाइलम का सबसे लार्जेस्ट क्लास क्या होगा, इंसेक्टा। क्या होगा, इंसेक्टा। इंसेक्टा को और क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा। इंसेक्टा वाले ग्रुप को और क्या बोलते हैं बेटा, हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब फीट। तो 6 पैर वाले इंसेक्टा, हेक्सापोडा। आगे लार्जेस्ट फाइलम बोल दिया, इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। आगे क्या है, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। तो इसका अगर हम देखें, आसान भाषा में आपको समझाएं कि अगर मैं 10 एनिमल्स को देखता हूं, 10 एनिमल्स को एक जगह रखता हूं, तो इन 10 एनिमल्स में से 7 क्या होंगे बेटा, इंसेक्ट्स होंगे। सही है। ऑर्गन सिस्टम है, ठीक, हमको डाउट नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री हमको पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हमको पता है, सेगमेंटेड बॉडी है,
और सीलोमेट एनिमल्स हैं। तो जो भी एडवांस वाले वर्जन्स हम पढ़े थे वो सारे एडवांस वर्जन्स हमको इसमें याद रखने हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय अ चिटिनस एक्सोस्केलेटन। अब सबसे पहले हमको पहले वर्ड का मतलब पता करना है। एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन मतलब एक्सो मतलब बाहरी, स्केलेटन मतलब कंकाल हिंदी में, या कवच या कवरिंग आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इंसेक्ट्स जो हैं उनके शरीर के बाहर एक चिटिनस लेयर है। अब चिटिनस जो वर्ड है वो कहां से आया है? चिटिन, काइटिन, आपको जैसा प्रोनाउंस लगता है आप कीजिए। अब केमिकली ये सारे प्रोटीन हैं, कहीं ना कहीं केमिकली ये सारे क्या हैं? प्रोटीन है, ठीक। तो चिटिनस एक्सोस्केलेटन है शरीर के बाहर इनके, जिसके कारण जो इंसेक्ट्स हैं वो सबसे सक्सेसफुल क्लास माना गया है। क्यों क्लास माना गया है? क्योंकि एक तो ये हार्ड कवरिंग है। अब ये हार्ड कवरिंग का एडवांटेज क्या मिलता है कि ये जो काइटिन है, इस काइटिन के ऊपर एक वैक्स लेयर रहती है, चमकदार। आप इंसेक्ट्स को कभी भी देखेंगे ना तो ऊपर का सरफेस आपको उसमें शाइनी अपीयर होगा। कॉकरोच देख लीजिए, बीटल्स देख लीजिए। तो ये जो वैक्स लेयर है ये इनके शरीर से वाष्पीकरण या इवेपोरेशन या वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण इंसेक्ट्स को सबसे सक्सेसफुल ग्रुप माना गया है इंसेक्ट्स का। तो ये पॉइंट हमारे बुक में नहीं है, बट आपको समझाने के लिए एक एडिशनल पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं कि एक्सोस्केलेटन है, बाहरी कंकाल है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? काइटिन। और ये जो काइटिन है इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर रहती है, वैक्स जैसी लेयर रहती है। ये वैक्स की लेयर इनके बॉडी से वाष्पीकरण या बॉडी से वाटर लॉस को क्या करता है बेटा? प्रिवेंट करता है, जिसके कारण ये किसी भी हैबिटेट में लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, और इसीलिए इंसेक्ट जो है वो सबसे सक्सेसफुल ग्रुप माना गया है। ऑलराइट, चलिए फिर आगे। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये भी हमने अभी फर्स्ट ही पढ़ा है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, हेड, वक्ष, थोरेक्स और एब्डोमेन, पेट। तो इनका बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। फिर बोल रहा है दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोज जॉइंट और पोडा मींस अपेंडेजेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर से अगेन, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब ये जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या होता है? बहुत सारे बच्चे लोगों को ये प्रॉपरली नहीं समझ आता, डाउट होता है। मैं अभी आपको डायग्राम में समझाता हूं, पहले अपन इसे रीड कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम। अब यहां पर हमको फिर से ये पॉइंट याद रखना है, क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या बोला? आपको बोला गिल्स, आपको क्या बोला? बुक गिल्स, आपको क्या बोला? लंग्स, और आपको क्या सिस्टम बोला? ट्रकियल सिस्टम। ठीक, तो ये भी आसान है। अब जो गिल्स है जिनमें, वो कौन से फॉर्म होंगे? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जलीय, पानी के अंदर ही होगा ना गिल्स, ठीक है। गिल्स और बुक गिल्स, एक्वेटिक है। अब ये जो लंग्स हैं,
ये लंग्स क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, जमीन में जो रह रहे हैं उन लोग के पास लंग्स होगा। और ये जो ट्रकियल सिस्टम है ये किन में होगा? एरियल। ऐसे इंसेक्ट्स जो हवा में भी उड़ सकते हैं, एरियल एडेप्टेशन में भी इनमें प्रेजेंट होगा। तो ऐसे में गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो किसके हेल्प से होगा? ट्रकिया, ट्रकियोल्स एंड स्पिराकल्स। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्या है। पहले याद रख लो कि इसमें 4 टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। क्यों पॉइंट्स दिए गए हैं? क्योंकि गिल्स जो है वो एक्वेटिक होगा, बुक गिल्स, गिल्स एक्वेटिक होगा, लंग्स, बुक लंग्स टेरेस्ट्रियल होंगे, जबकि ट्रकियल सिस्टम जो होगा वो वायुवीय या एरियल होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। अब देखो यहां पर हमको क्या बोल रहा है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप हो गया। ओपन टाइप मतलब अभी तक अपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, लेकिन यहां आपको याद रखना है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे टाइप का है? ओपन। अब ये जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें पूरे शरीर की जो खाली कैविटीज होती है उसमें ब्लड भरा रहता है, और ब्लड भरे रहने के कारण ही इनको बोला जाता है हेमोसील। क्या क्या बोला जाता है बेटा? हेमोसील। हेमो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? ब्लड के लिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरे शरीर में खाली खाली गैप्स रहते हैं, साइनसेस रहते हैं जिसमें ब्लड भरा होता है, और इसी कारण से इनको हम और क्या बोल सकते हैं? हेमोसील बोल सकते हैं। अब इनमें एडवांसमेंट क्या दिया है? सेंसरी ऑर्गन्स। क्या एडवांसमेंट दिया है इसमें? सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? एंटीने प्रेजेंट है, आईज प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? बैलेंसिंग ऑर्गन्स। और क्या प्रेजेंट है? बैलेंसिंग ऑर्गन्स। बैलेंसिंग ऑर्गन्स को हम बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। क्या बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन्स को? स्टैटोसिस्ट। ठीक है, अब इसमें अपन लिख देते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। अब ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है, इस सेंसरी ऑर्गन्स में पहला बोल रहा है एंटीने। एंटीने के बाद दूसरा बोल रहा है आईज। अब आईज भी 2 टाइप का होता है बेटा, एक सिंपल आईज होता है और दूसरा होता है कंपाउंड आईज। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड आईज। जो सिंपल आईज है उसके लिए वर्ड यूज होता है यूनिट ओसिली। कंपाउंड आईज के लिए वर्ड यूज होता है ओमेटिडियम। क्या वर्ड यूज होता है? ओमेटिडियम। ओमेटिडियम है तो विजन कैसा होता है? मोजेक विजन। कैसा होता है? मोजेक विजन। मोजेक विजन मतलब क्या? आप सभी स्टूडेंट्स ने एक मूवी के बारे में सुना होगा, काफी पहले आई थी, मक्खी नाम से एक मूवी थी जिसमें मक्खी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मूवी दिखाता है। तो अगर आप उसको देखे होंगे तो आप पाए होंगे कि जब मक्खी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें दिखाता है तो ऐसा दिखता है कि सामने आगे नेट लगा दिया गया है, और नेट सामने, आंखों के सामने नेट है तो सारी चीजें हमको ब्लर दिख रही है और जाली जाली जैसा दिख रही है। तो ये जो ओमेटिडियम है ना, ये भी वैसे ही होता है। ओमेटिडियम कैसे काम करता है? इस तरीके से आंखों में हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं। लगभग ये जो ओमेटिडियम है अगर हम एक में देखें तो लगभग कितने रहते हैं बेटा? 2000 रहते हैं। तो इस तरीके के जो हेक्सागोनल यूनिट्स रहते हैं इन लोग एक इंडिविजुअल लेंस की तरह काम करते हैं। तो एक बार में इनको मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं, लेकिन इनका जो विजन होता है वो थोड़ा सा ब्लर होता है। तो उस तरीके के विजन को हम बोलते हैं मोजेक विजन। और सिंपल आइज के लिए यहां पर क्या वर्ड यूज होता है? ओसेलस। ठीक है, चलिए एंटीना हो गया। एंटीना के बाद अपन ने आइस पढ़ लिया, और हमको यहां पर क्या बोल रहा है? बैलेंसिंग ऑर्गन। क्या बोल रहा है यहां पर? बैलेंसिंग ऑर्गन। तो बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए नाम है यहां पर स्टैटोसिस्ट। बॉडी के सेंटर में इस तरीके का एक पार्ट रहता है, और इसके बीच में एक कण रहता है। ठीक है,
एक छोटा सा कंकड़ जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसको आप ओटोलिथ बोल सकते हो। तो इनका जब बॉडी मूव होता है तो ये अंदर से ऐसा मोशन के अनुसार ये हिलता है, और फिर हिलने के बाद जब ये मूवमेंट करते रहते हैं उस समय इनके बॉडी को ये क्या रखता है बेटा, स्टेबल रखता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटोसिस्ट। चलिए, हो गया। फिर इसमें बोल रहा है कि जो एक्सक्रीशन है वो टेक्स प्लेस थ्रू मालफीजियन टिब्यूल्स। अब ये हमको याद रखना है, अगला क्या वर्ड याद रखना है, मालफीजियन टिब्यूल्स। मालफीजियन टिब्यूल्स हो गया। मालफीजियन टिब्यूल्स हमको बोल रहा है कि इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। तो अभी अपन को सिर्फ नाम याद रखना है, इससे पहले अपन ने क्या याद रखा था, नेफ्रीडिया याद रखा था। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, मालफीजियन टिब्यूल्स। मालफीजियन टिब्यूल्स ना येलो कलर के से ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो आपको बॉडी की कैविटी के अंदर इस तरीके के ऐसे ब्लाइंड टिब्यूल्स दिखेंगे। तो ये जो ब्लाइंड टिब्यूल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, मालफीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, आगे इसमें दिया है दे आर मोस्टली डायोशियस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस वर्ड का मतलब एनीवन क्लास, ओवीपेरस वर्ड का मतलब, ओवीपेरस वर्ड का मतलब होता है अंडज। क्या होता है, अंडज। मतलब ये एग ले करते हैं, क्या करते हैं, एग ले करते हैं। अब जब एग ले करेंगे तो उस एग से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा के बाद यंग बनेगा, यंग के बाद फिर बनेगा अडल्ट्स। ठीक है, ओवीपेरस। अब इसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी बोल रहा है और क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट। तो कुछ इंसेक्ट जो होंगे वो डायरेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, यंग वंस देंगे, और जो कुछ जो एनिलिड्स होंगे, एनिलिड्स कुछ जो आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स होंगे उनमें लार्वा स्टेजेस रहेगा। जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, हमने देखा है ना घर में कूलर में या किसी गमले में या किसी प्लास्टिक टब में जहां पानी जमा होता है तो आप वहां देखेंगे पानी के अंदर इस तरीके से लार्वा मूव करते रहते हैं, तो वो सब मस्क्यूटोज और मच्छर के ही लार्वा रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ह्यूमंस उससे बहुत सालों से उनका यूज कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जिससे ह्यूमंस को फायदा हो सकता है, हमारी इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एपिस, हनी बी एपिस इंडिका, बॉम्बिक्स मोरी, सिल्कवर्म, लैक्सिफर लाका जिसको हम बोलते हैं लैक इंसेक्ट या लाख इंसेक्ट। लाख क्या होता है बेटा, लाख के बहुत सारे डिजाइन्स बनते हैं, चूड़ियां बनती हैं, बॉक्सेस बनते हैं, डेकोरेशन के सामान बनते हैं लाख से। ठीक है, तो तीन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स बोल रहा है। एक बोल रहा है हनी बी एपिस इंडिका, दूसरा बोल रहा है बॉम्बिक सिल्कवर्म, और तीसरा बोल रहा है लैक्सिफर या लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब, पहले तो मैं ये बता दूं, वेक्टर्स मतलब वाहक। वेक्टर्स मतलब क्या होगा, वाहक। वाहक मतलब जो बीमारी को फैलाते हैं। तो वेक्टर्स में कौन कौन से हैं, एनोफिलिस मस्क्यूटो, एनोफिलिस हम जानते हैं। फिर क्यूलेक्स, यही जो क्यूलेक्स मस्क्यूटो है इसके काटने से हाथी पांव या फिलेरियासिस होता है। और तीसरा है एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी को हम टाइगर मस्क्यूटो भी बोलते हैं, ये डेंगू का कॉज करता है। और जो एनोफिलिस है उससे क्या होता है, मलेरिया। वो एनोफिलिस जो मस्क्यूटो है वो क्या फैलाती है, मलेरिया। तो ये हो गए वेक्टर्स, एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस। अब दिया हुआ है एक एग्जांपल, ग्रिगोरियस पेस्ट। पेस्ट मतलब, पेस्ट वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, जो हमारी फसलों को, जो हमारे फार्मिंग वाले पार्ट को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए ग्रेगोरियस पेस्ट इसलिए बोलते हैं, ग्रेगोरियस वर्ड का मतलब ये है कि लॉकस्ट और जो टिड्डे रहते हैं, इन लोग रहते तो एक स्वाम में है, एक झुंड में ही घूमते हैं, लेकिन अपना काम ये इंडिविजुअल करते हैं। खाना खुद ढूंढेंगे, शिकार खुद करेंगे, सही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक जगह पर एक साथ रहते हैं तो भी अपना ये सारा फंक्शन अकेले करते हैं। इसी कारण से इनके लिए वर्ड यूज होता है ग्रिगेरियस।
आखिरी में बोल रहे हैं यहाँ पर लिम्यूलस या क्रिंग कैप। लिविंग फॉसिल बोल रहे हैं। लिविंग फॉसिल मतलब होता है जीवित, जीवाश्म। इनकी बाकी जो ट्रेड्स हैं वो सारे लोग एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इन लोग अकेले लौटे बचे हैं उस समय से। ठीक है, जब से इनका इवोल्यूशन हुआ है तो ये हो गए लिम्यूलस या किंग क्रैब। तो यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स एक बार में रटा नहीं जा सकता बेटा, एग्जाम्पल्स को आपको हर दिन रिवाइज करना पड़ेगा। 4 5 6 7 दिन डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पर, आप कब पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो जब आप इसका बार बार रिवीजन करते जाएंगे तब आपको ये याद हो जाएगा। एक जगह बैठकर पूरी चीज एक बार रटेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल जो है वो मिस हो जाएंगे। तो इसका कंटिन्यूअस रिवीजन करते जाइए तभी याद होगा। ऑलराइट, चलिए अब मेरे को आपको यहां पर जो ट्रकियल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं आपको बता दे रहा हूं। अब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था गिल्स ऑब्लिक बुक गिल्स, तो इसे गिल्स या बुक गिल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके बॉडी के अंदर इनके बॉडी के अंदर इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स रहती हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है, पृष्ठीय सतह बढ़ती है। बुक के पन्नों की तरह पतले पतले मेम्ब्रेन्स रहते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए, इसलिए हम इसे गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स बोलते हैं। सेम लंग्स के साथ भी होगा, बुक लंग्स के साथ भी होगा। अब इसके अलावा आपने क्या पढ़ा? ट्रकियल सिस्टम। अब ट्रकियल सिस्टम में हमने क्या याद रखना है? ट्रकियल सिस्टम आपको बता दे रहा हूं। ट्रकियल सिस्टम मतलब जैसे मान लो कि ये कोई इंसेक्ट का बॉडी है, डॉर्सल व्यू दिखा रहा हूं। डॉर्सल मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं। तो अगर हम डॉर्सल व्यू देखें तो इनके शरीर में एक ऐसे कॉमन ट्यूब होगी। ये जो कॉमन ट्यूब होगी ये क्या कहलाएगी? ट्रकिया। क्या कहलाएगी? ट्रकिया। फिर ट्रकिया से पूरे बॉडी में साइड साइड पर फिर ट्यूब्स होंगी। तो ये वाली जो ट्यूब्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रकियोल्स। क्या बोलेंगे इनको? ट्रकियोल्स। अब जैसे मान लो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इस पोर्शन में शरीर के बाहर ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे? ओपनिंग्स होगी। तो ये जो ओपनिंग्स हैं इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्पिरैकल्स। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को? स्पिरैकल्स। तो ये जो ट्रकिया, ट्रकियल और स्पिरैकल्स है इनका नेटवर्क से इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो स्पिरैकल्स है ये बंद भी हो सकते हैं, खुलते भी हैं, जरूरत पड़ने पर खुल भी जाते हैं, जरूरत पड़ने पर बंद भी हो जाते हैं। तो ये हो गया इनका ट्रकियल सिस्टम। लंग्स और बुक गिल्स में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इनका नाम बुक गिल्स या बुक लंग्स क्यों दिया गया है, क्योंकि पतली पतली बहुत सारी मेम्ब्रेन्स आपस में चिपके रहती हैं जो सरफेस एरिया या पृष्ठीय सतह को बढ़ाते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं मॉलुस्का। अब ये जो मॉलुस्क्स हैं ये जो मॉलुस्क्स हैं, मॉलुस्क्स में हमको क्या बोल रहे हैं बेटा? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है, मॉलुस्क्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक।
मॉलस्क जो है वो टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है। अब एक्वेटिक में मराइन फॉर्म्स भी है और कौन सा फॉर्म्स है, फ्रेश वाटर। इनमें ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल्स है। ठीक है, अब ये जो मॉलस्क है इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा, कैलकेरियस शेल का। तो यहां पर जो कैलकेरियस शेल है इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज लिख सकता हूं, एक्सोस्केलेटन, बाहरी कंकाल। बाहरी कंकाल या एक्सोस्केलेटन किसका बना है, कैलकेरियस। कैलकेरियस वर्ड अगर आता है मतलब यहां क्या बोलना चाह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे अनसेगमेंटेड है, ये ध्यान रखना भाई, इससे पहले अभी अपन सेगमेंटेड पढ़े हैं। जो एनेलिडा था, आर्थ्रोपोडा था, वो सेगमेंटेड था। यहां पर क्या बोल दिया है, अनसेगमेंटेड बॉडी। अनसेगमेंटेड है, डिस्टिंक्ट हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है। ये बताता हूं क्या होगा। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प क्या होता है ये भी मैं अभी आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी, ये भी आपको बता दे रहा हूं। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो हमको क्या बोल रहा है कि ये जो फेदर लाइक गिल्स है, ध्यान देना, ये जो फेदर लाइक गिल्स हैं, इन फेदर लाइक गिल्स का फंक्शन है, रेस्पिरेटरी भी फंक्शन है और इसमें कौन सा फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है। सही है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल्स। जो हेड या जो अग्र भाग है उसमें टेंटेकल्स प्रेजेंट रहेंगे, जो संवेदी अंग रहेंगे, जो लाइट या लाइट मान लो, आसपास का एनवायरमेंट मान लो, उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइंग रेस्पिंग ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला। दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखो अभी अपन इतने फाइलम तक आ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे, आपको ये डायोशियस, ओविपेरस और इनडायरेक्ट, अभी जो भी हम यहाँ पर कैलकेरियस पढ़े हैं, मस्कुलर फुट है, विसरल हम्प है, ये तो मैं आपको भी डायग्राम बना के समझा दे रहा हूं। बट अगर आप बाकी पॉइंट्स में देखेंगे तो वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो डेवलप्ड है। ओविपेरस है, फिर यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। तो जैसे जैसे अभी अपन फाइलम में आगे जा रहे हैं, हमको सारे जो फीचर्स हैं वो धीरे धीरे क्या मिलते जा रहे हैं बेटा, डेवलप मिलते जा रहे हैं। ये पॉइंट मैं हर बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही बेसिस है इस चैप्टर को समझने का। नहीं तो आप रटते बैठ जाओगे, लेकिन कभी भी आपको एनिमल किंगडम पूरी तरीके से आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे, आपको समझना ही पड़ेगा, समझ के ही आप उसे याद कर पाओगे। ठीक है। एग्जाम्पल है पाइला ग्लोबोसा, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर जिसके अंदर से पर्ल या मोती बनते हैं, सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश। तो देखो बेटा यहां पर आपको एग्जाम्पल में बहुत सारी जगह फिश दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, यहां पर बहुत सारी जगह फिश दिख रहा है, लेकिन अभी तो अपन यहां पर फिश नहीं पढ़े हैं, फिशेस जो हैं वो तो अपन नहीं पढ़ रहे। तो ये सारे जो फिश के नाम दे रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं फॉल्स फिशेस। क्या बोलते हैं इनको, फॉल्स फिशेस, क्योंकि फिशेस का तो ग्रुप अलग है, ये तो हम जान रहे हैं, फिर भी इनको फिश नाम दिया है। ठीक है। तो इन सारे ऐसे नाम इनवर्टिब्रेट्स में जिसके नाम ने ऐसे फिश लगा हुआ है, इनको हम क्या कैटेगराइज करते हैं बेटा, फॉल्स फिशेस। ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेसिया सी एनेमन, डेंटेलियम स्टस शेल एंड कीटोप्लेरोन या काइटोन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये इसके कारण दिख नहीं रहा है, बुक में है आपके। तो एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बताया, आपको मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ऑलराइट। अब यहां पर आपको मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से।
अब सबसे पहले आप देखो कि ये जो है ये इनका आउटर मोस्ट शेल है, ये इनका मस्कुलर फुट है, और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम मान सकते हैं विसरल हम्प। अब ये जो इनका पिंक कलर से पूरा पोर्शन यहां पर बना है, ये पूरा एरिया, ये खाली स्पेस है। ऑलराइट, तो ये जो खाली स्पेस है ये कहलाएगा मेंटल कैविटी। क्या कहलाएगा? मेंटल कैविटी। और हमारी बुक में यहां पर क्या बोल रहा है, इधर देखो, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। सही है। फिर ये जो मेंटल कैविटी है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो मेंटल कैविटी बोल रहा है या जो एडिशनल लेयर है, यहां पर एक एडिशनल लेयर बना दे रहे हैं जिसको हम मेंटल बोल सकते हैं। और ये जो है बीच वाला जो पूरा खाली पोर्शन दिख रहा है, ये पूरे खाली स्पेसेस है जिसमें इनके बॉडी के ऑर्गन्स या जो भी पार्ट है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया, और यहां पर फेदर लाइक गिल्स है। और ये जो गिल्स हैं इनका फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन भी है, और इनका फंक्शन क्या बोल रहा है बेटा? एक्सक्रीशन भी बोल रहा है। ठीक है, तो मस्कुलर फुट हो गया, शेल हो गया, विसरल हम्प हो गया, मेंटल कैविटी हो गया, फेदर लाइक गिल्स हो गया, और ये हैं सेंसरी टेंटिकल्स। क्या है ये? सेंसरी टेंटिकल्स। ऐसे सर के ऊपर दो घूमते रहता है ना, आप लोगों ने स्नेल देखा होगा, जब मॉनसून का सीजन आता है तो स्नेल ऐसा रेंगते रहता है ना, तो उसी का डायग्राम है। उसके सर के पास ऐसे दो टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो फोटो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उनको आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करने में क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या है? दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन। भाई चलो आगे इंपॉर्टेंट, तो एंडोस्केलेटन, अब ये जो इनका एंडोस्केलेटन है ये बना है कैलकेरियस। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस ऑसिकल्स। ऑसिकल्स वर्ड का मतलब आप कैसे समझोगे बेटा? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ऐसे पट्टियां जैसा रहेगा। ठीक है, इसे ऑसिकल्स बोलते हैं। आगे इसी कारण से कैलकेरियस ऑसिकल्स के नाम से इनका क्या नाम पड़ा है? इकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडीड, कांटे जैसी बॉडी रहेगी। ऑल आर मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन याद है, टीनोफोरा। यहां पर भी क्या बोल रहा है? ऑल आर मरीन, सभी लोग मराइन एनवायरमेंट में है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें हमको क्या पॉइंट याद रखना है? देखो यहां लिखा है, जो अडल्ट है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, जबकि जो लार्वल स्टेजेस है वो क्या शो करते हैं? बायलैटरल सिमेट्री। बट लार्वे आर बायलैटरल सिमेट्री, तो इसमें उल्टा हो गया, रेट्रोग्रेसिव हो गया। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मतलब जो फीचर्स हैं डेवलप्ड वाले वो पुराने वाले फॉर्म में प्रेजेंट है। सही है, तो इसमें ये पॉइंट एक याद रखेंगे, एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, जबकि जो लार्वे फॉर्म रहेंगे वो बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल्स है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इनमें जो माउथ है वो वेंट्रल होगा, जबकि जो एनस है वो डॉर्सल होगा।
ऊपर वाले पार्ट में, पीछे वाले पार्ट या ऊपर वाले पार्ट में, पीठ की तरफ आप ऐसा मान लो, अब जैसे ये वेंट्रल हुआ मेरा, पीछे डॉर्सल हुआ, तो यहां पर माउथ होगा और पीछे के सरफेस में क्या होगा, एनस होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। अब हमको क्या बोल रहा है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल रहा है। अब वाटर वस्कुलर सिस्टम के यहां पर क्या क्या फंक्शन बोल रहा है, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो यहां लिख देते हैं हम लोकोमोशन, लोकोमोशन बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर बोल रहा है एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, एक्सक्रीशन को करने के लिए कोई अलग से बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। तो जब इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट बोल रहा है तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा वो किससे होगा, डिफ्यूजन से, या आप ऐसा मान सकते हो बॉडी के सरफेस से। बुक यही बोलना चाह रहा है। सेक्सेस आर सेपरेट, भाई सेक्सेस आर सेपरेट है। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब ये क्या कहलाएंगे, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वाटर, पानी में है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा है और वो फ्रीली मूव करता रहता है। ठीक, एग्जांपल्स, एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्किन, एंटेडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी क्यूकम्बर एंड ओफोरिया इज ब्रिटल स्टार। हमारी बुक में ओफोरिया का डायग्राम है, स्टारफिश का डायग्राम है, तो आप ये डायग्राम से भी एग्जाम पूछते हैं, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं वाटर वस्कुलर सिस्टम। ध्यान देंगे बेटा सब। ये हमारे बन गए स्टारफिश। क्या बन गई हमारी, स्टारफिश। अब वाटर वस्कुलर सिस्टम में आपको ध्यान देना है, सबसे पहले बीच में होगा एक रिंग कैनाल। क्या होगा, रिंग कैनाल। अब रिंग कैनाल के बाद ये है रेडिएटिंग कैनाल्स। अब ये जो रेडिएटिंग कैनाल्स है ना, इन रेडिएटिंग कैनाल्स में इस तरीके के स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं ट्यूब फीट। क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ट्यूब फीट। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं मेड्रेपोराइट। क्या बोलते हैं इसे, मेड्रेपोराइट। तो इसमें काम क्या हुआ, बाहर से मेड्रेपोराइट पानी अंदर आया, रिंग के अंदर ऐसे सर्कुलेट हुआ, सारे आर्म्स में गया,
तो गैसेस का जो एक्सचेंज है, ऑक्सीजन शरीर में चले गया, बॉडी का वेस्ट मटेरियल पानी में मिक्स हो गया, ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। अब जैसे मान लो कि ये स्टार फिश है, इस स्टार फिश को पॉइंट ए से चल के आना है कहां पर, पॉइंट बी में, ठीक है। तो ये जो ट्यूब फीट है ना, इन ट्यूब फीट से ये प्रेशर से पानी को रिलीज करेंगे। अब प्रेशर से पानी को रिलीज करेंगे मतलब यहां से स्टार फिश को यहां आना है, तो ये जितने भी ट्यूब फीट होंगे इन लोग इस डायरेक्शन में पानी को ऐसे पिचकारी या पंपिंग के जैसा फेंकेंगे, जिसके कारण इनका शरीर धीरे धीरे करके मूव होगा। इसी कारण से हम बोलते हैं कि ये जो ट्यूब फीट है, ये ट्यूब फीट कौन से प्रोसेस में हेल्प करता है, इनमें, लोकोमोशन में। ट्यूब फीट किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में। रेस्पिरेशन में भी हेल्प किया, कैप्चर में भी हेल्प किया, है ना, बुक में जो पॉइंट लिखा था। तो इस तरीके से स्टारफिश काम करते हैं। अब माउथ और एनस के बारे में बताऊंगा। अब जैसे मान लो कि ये हम साइड व्यू देख रहे हैं, मतलब चलो ये मेरा हाथ है स्टारफिश, क्या है ये, मेरा हाथ है स्टारफिश। अब इस स्टारफिश में क्या बोला था कि जो एनस है, ठीक है, वो एनस कहां रहेगा, डॉर्सल साइड में, यहां ऊपर की तरफ, जबकि माउथ कहां रहेगा, ऐसा नीचे की तरफ। समझ आ रहा है, यहां माउथ नीचे की तरफ और यहां एनस की तरफ, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि एनस ऊपर की तरफ है, डॉर्सल, और जो माउथ है वो क्या रहेगा, वेंट्रल। माउथ यहां नीचे की तरफ है, तो पानी के सरफेस में नीचे की तरफ जो भी प्लांटॉन्स या जो भी चीजें खाते होंगे, ये अंदर डाइजेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ से बॉडी से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना वाटर वस्कुलर सिस्टम फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। अब फाइलम इकाइनोडर्मेटा में और एक चीज बता दूं कि इनका जो बुक में बोला है ना कि स्पाइनी स्किन्ड सरफेस होते हैं, तो इनके पूरे बॉडी के सरफेस में ना इस तरीके से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वी जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, और इनके बीच में छोटे छोटे कांटे बने रहते हैं। तो ये जो वी वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोलते हैं पेडिसिलेरिये। ये आपको कुछ ऐसा अलग से याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं। तो ये जो ऐसे कप जैसे पेडिसिलेरिये रहते हैं, ये इनके शरीर में वेस्ट को डिपॉजिट होने नहीं देते, और बीच बीच में छोटे कांटे रहते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को प्रे से भी बचाते हैं, और अपने आप को कहीं अगर अटैच करना है एक जगह पर, उसमें भी हेल्प करते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हमारा हो गया फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में बेटा मॉलुस्का में ना मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने मेंशन किया था रेडुला। क्या मेंशन किया था, रेडुला। तो ना रेडुला कैसा होता है, देखो इसी को बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये रेडुला है, तो रेडुला में ना अंदर की तरफ आप देखोगे तो ना ऐसे छोटे छोटे पूरे कांटे बने होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं कार्टिलेज जैसे स्ट्रक्चर के, ऐसे छोटे छोटे पूरे दांत बने होते हैं, है ना। तो ये जो दांत है, जब ये मुंह ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये ऐसे लगातार रेंगते रहते हैं, तो नीचे जो भी काई या प्लैंक्टन, काई या जो भी चीज ये खाते होंगे, तो ये जो छोटे छोटे दांत हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे, टीथ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और खाने को ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका रेडुला।